सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिमालय की बेटियां पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले बच्चों हम लेखक परिचय जान लेते हैं। हिमालय की बेटियां के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तरुणी गांव के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहितनी आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में आया जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन भी बचपन से ही यात्री हो गए। आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा बढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुई। बेटा, अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ में जैसा कि पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप हिमालय की बेटियां यानी कि हिमालय कोई इंसान तो नहीं है, तो आप कहेंगे इनकी बेटियां कैसे। तो बच्चों, यहाँ पर हिमालय को एक पिता के रूप में दर्शाया गया है और हिमालय से निकलने वाली नदियों को बेटियों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर हिमालय को तथा हिमालय से निकलने वाली नदियों का मानवीकरण किया गया है। तो अब हम पाठ को पढ़ते हैं बच्चों। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो यहाँ पे लेखक नदियों के बारे में बता रहे हैं कि जब नदियाँ मैदानों में बहती हैं तो वे बड़ी शांत और गंभीर होती हैं, लेकिन जब ये पहाड़ी क्षेत्रों में बहती हैं तो बड़ी ही चंचल होती हैं। तो यहाँ पे लेखक यही बता रहे हैं कि मैं जब नदियों में डुबकी लगाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में डुबकियाँ लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना नदी, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब नदियाँ जो हैं मैदानी इलाकों से बहकर पहाड़ी स्थान पर आती हैं तो वहाँ पर इनकी बाल लीला देखने लायक होती हैं और ये बड़ी ही चंचल होती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदुर अधितकाएं, सरसब्ज उपतकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने
बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कहाँ ये चंचल नदियां कहाँ भागी जा रही हैं और वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। इनके तो इतने विराट पिता है हिमालय, और ये अपने हिमालय जैसे पिता के प्यार से अतृप्त हैं। तो इसमें शब्द आया बच्चों उक्तकाएं। तो उक्तकाएं का अर्थ होता है चोटियां। उक्तकाएं चोटियां। तो इसमें एक शब्द आया था बच्चों उक्तकाएं। तो आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। और एक और शब्द आया था बच्चों अद्वितीयकाएं। तो इसका अर्थ है पहाड़ के ऊपर का समतल मैदान। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो ये जितनी भी नदियां हैं सारी ये सारी नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो लेखक इन पंक्तियों में बता रहे हैं बच्चों कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा शायद वे इन बच्चों के जो ये पहाड़ी इलाके में बहते हैं तो बहुत ही चंचल हो जाती हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता के सामने नंग धड़ंग होकर अपनी बाल क्रीड़ाओं को करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर नदियों के लिए नदियों का मानवीकरण किया गया है। और यहाँ पर हिमालय को ससुर कहा गया है और समुद्र को उनका दामाद कहा गया है। तो आगे बच्चों पढ़ते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने, कालिदास ने जो एक अपनी मेघदूत लिखी है अपनी रचना, तो उसमें यक्ष और यक्षिणी दोनों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे कवि बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि यक्ष और यक्षिणी दोनों को मिलाने के लिए बादलों को दूत के रूप में जो कालिदास द्वारा मेघदूत रची गई है, तो उसमें बादल को संदेश भेजने के लिए संदेश बादलों के द्वारा भेजा गया। तो यक्ष ने कहा कि बेतवा नदी आप जो है उनके अपनी नदी के पानी का प्रतिदान करो ताकि नदियां जो हैं बेतवा नदी खुश हो जाए। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा।
ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो यहाँ पे कवि लेखक जो नागार्जुन हैं वे बता रहे हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि नदियों के जल के द्वारा ही सारे काम पूरे होते हैं और जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं वे भी नदियों के किनारे ही शुरू हुए थे। और नदियों से जो हमें जल मिलता है उसके द्वारा हम अपने घर के सारे कार्य करते हैं। तो इसलिए जो है जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो आगे हम देखते हैं कि कौन सी कविता उन्होंने गुनगुनाई है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित तटपट पर, अनुपम मुदित अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो इन पंक्तियों में लेखक सतलुज को बहन के रूप में, सतलुज का मानवीकरण बहन के रूप में किया उन्होंने, और वे उनकी जय जयकार करते हैं और ये कहते हैं कि हुआ मुदित मन हटा खुमारी, कि तुम्हारी लीला को देखकर हिमालय पर्वत जो तुम्हारे पिता के समान है उनके हृदय से दुख का भाव हट गया है और वे खुश हो गए हैं और बड़े शांत चुपचाप बैठे हैं और अपने अनुपम छाप को बिखेर रहे हैं। और जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।